हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयांक। मैं हूं आपका मयांक। आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 की पाठ्य पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण से संबंधित इसका अध्याय तीसरा देखेंगे। यहां पर हम अपवाह तंत्र के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। देखिए, आपने वर्षा ऋतु में बहती नदियां, नाले और उनकी वाहिकाएं देखी होंगी जो कि अतिरिक्त जल को बहाकर ले जाती हैं, और जहां पर ये वाहिकाएं नहीं होती हैं तो वहां पर बाढ़ आ जाती है। या फिर किसी नदी की वाहिका है लेकिन वो वाहिका अवरुद्ध हो गई है, गाद से, सिल्ट से, या जो भी मलबा वगैरह उससे अगर अवरुद्ध हो गई है तो वहां पर बाढ़ आना एक सामान्य परिघटना है। यानी कि वाहिकाओं का रोल होता है जल को ले जाना। तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। और जब कई सारी वाहिकाओं का जाल बन जाता है तो इसको अपवाह तंत्र की संज्ञा दी जाती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, नदी कोई भी हो अपने उद्गम स्थान से निकलती है तो आपने देखा होगा इसमें से कई नदियां ऐसी होती हैं जो इसमें आकर मिलती हैं, यानी कई इसकी सहायक नदियां भी होती हैं। तो ये उन सब का जल साथ में लेकर आगे बढ़ती है। तो ऐसे करके उसका जो पूरा एक जल ग्रहण क्षेत्र बन जाता है। यानी एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। यानी ये पूरा स्थान जल ग्रहण क्षेत्र कहलाएगा। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर एक और दो कथन दोनों ही सही है। तो आंसर होगा आपका सी, एक और दो दोनों। दूसरा प्रश्न है आपका, किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र निम्न में से किन कारकों का परिणाम होता है। भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, बहते जल की मात्रा। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहां के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति और संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम होता है। तो यहां पर आपके ये सभी कारक इसमें आ जाते हैं। तो यहां पर आपका आंसर होगा सेकंड का डी, यानी उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न है अब आपका, अपवाह द्रोणी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल योजक कहते हैं। देखिए, यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि एक नदी और उसकी जो सहायक नदियों के द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र होता है, पूरा क्षेत्र, यानी मान लीजिए एक नदी जा रही है और इसमें कई सारी इसकी सहायक नदियां भी आके इसमें मिल जा रही हैं, तो पूरा जो क्षेत्र बन जाएगा, अपवाहित क्षेत्र बन जाएगा, इसको अपवाह द्रोणी कहते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल योजक, देखिए इसको जल योजक नहीं कहते हैं बल्कि इसको जल विभाजक कहते हैं। भाई मान लीजिए एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली जो सीमा होगी उसको जल विभाजक कहते हैं। जैसे आपके सिंधु नदी तंत्र की नदियों और गंगा नदी तंत्र की नदियों के बीच में जो पोटवार का पठार है, जिसको दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है, पोटवार का जो पठार है, पोटवार पठार या फिर दिल्ली रिज जिसको कहते हैं, तो ये जल विभाजक की भूमिका निभाता है, जिसको दिल्ली रिज भी कहा जाता है। तो ये जल विभाजक की एक महत्वपूर्ण भूमिका सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र की नदियों के बीच में निभाता है। तो यहां पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल योजक नहीं बल्कि जल विभाजक कहते हैं। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है आपका ए, तीसरे का ए केवल एक। चौथा प्रश्न है अब आपका, नदी अपवाह प्रतिरूप के संदर्भ में नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में यहां पर नदी के अपवाह प्रतिरूप दिए हुए हैं, नहीं, नदी के अपवाह का स्वरूप दिया हुआ है और यहां पे आइडेंटिफाई करना है कि उसका कौन सा प्रतिरूप है। अपवाह प्रतिरूप पेड़ों की शाखा के रूप के अनुरूप, यानी कि कोई अपवाह प्रतिरूप है और पेड़ों की शाखा के अनुरूप है। यानी मान लीजिए पेड़ कैसा होता है, पेड़ की शाखाएं इस तरह सब जगह फैली होती हैं, ऐसे करके आपने देखा होगा, ऐसे तो पेड़ की शाखाएं होती हैं। तो उसको क्या कहेंगे, उसको वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। यानी कि जब अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखा के अनुरूप होता है उसको वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे उत्तरी मैदान की जो नदियां हैं वो वृक्षाकार प्रतिरूप का पालन करती हैं। अगला है, जब नदी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है। यानी जब एक कोई नदी है एक पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में, यानी मान लीजिए ये पर्वत है, ये आपका पर्वत है और यहां से वो सारी दिशाओं में, यहां पर भी फैल रही, उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में ऐसे करके निकल जा रही है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे अरीय कहते हैं, अरीय प्रतिरूप कहते हैं। इसको अरीय प्रतिरूप कहते हैं।
और अरीय प्रतिरूप का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां इसका एक अच्छा उदाहरण है। अगला है, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर एवं सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हैं तो उसको क्या कहते हैं? इसको देखिए, इसको जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। यानी जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हों और सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। अगला है, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? मान लीजिए ये कोई बहुत बड़ा गड्ढा है और सभी ओर से नदियां इसमें आ रही हैं, आकर इसी में मिल जा रही हैं, तो क्या इसे कहेंगे? इसको अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। इसको अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का बी वाला। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो आंसर है चौथे का बी वाला। पांचवा प्रश्न है अब आपका, नदी द्रोणी और जल संभर के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है? पहला है, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। अगला है, छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। नदी द्रोणी या जल संभर के एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों या पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है। देखिए, बात करें यहां पर आपके बोला गया जल संभर के बारे में, तो जो बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं उनको जल संभर नहीं कहते हैं बल्कि उनको नदी द्रोणी कहा जाता है। उनको नदी द्रोणी कहा जाता है। वहीं छोटी नदियों और नालों के द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र होता है उसको जल संभर कहते हैं। उसको जल संभर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब नदी द्रोणी का जो आकार होता है वो बड़ा होता है और जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। ये बात याद रखने वाली है। तो यहां पर आपका पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। नदी द्रोणी या जल संभर के एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों या पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है। यानी इनके जब आप देखेंगे इनमें अगर परिवर्तन आता है, इनके जल के स्वरूप में, जल की मात्रा में परिवर्तन आता है, तो आप ये देखेंगे कि इसका प्रभाव एक क्षेत्र में या उसके एक भाग में या फिर पूरे क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। क्योंकि नदियां ही जो है, नदी का जल ही जो है लोगों के जीवन का, वनस्पति के जीवन का आधार है। तो कहीं ना कहीं इनका प्रभाव मानव और वनस्पतियों पर और पशु पक्षियों पर सभी पे पड़ता है। तो यहां पर आपका पूछा गया है कौन सा असत्य है? केवल एक और दो कथन असत्य है। तो आंसर है यहां पर पांचवें का ए। देखिए, हमारे भारत में समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर हमारे भारत में भारतीय अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका अरब सागर का अफवाह तंत्र है और दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी का है। तो हमारे देश की जो अधिकांश नदियां हैं वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं। यानी कि हमारे कुल अपवाह क्षेत्र का 77% जो है, 77% भाग जो है, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल हैं, ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। जबकि बाद बाकी 23% नदियां जो है, 23% नदियां जो हैं, ये आपके अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करती हैं। जैसे इसमें सिंधु है, नर्मदा है, तापी है, माही है, पेरियार नदी है, ये अपना जल अरब सागर में करती हैं। यानी कि हमारे देश का जो अपवाह क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी का ज्यादा है। यानी अगर आप भारतीय अपवाह तंत्र को वर्गीकृत करके देखेंगे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, तो आप ये देखेंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों की संख्या ज्यादा है और जल की मात्रा भी ज्यादा है। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों की संख्या कम है और मात्रा भी काफी कम है। तो ये आपकी किताब में ही आंकड़ा दिया हुआ है। तो यहां पर आपका सही आंसर है पांचवें का ए, केवल एक और दो। छठवां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी नदियां उत्पत्ति व आयु में सबसे पुरानी हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, चंबल, सोन, बेतवा। उद्गम के प्रकार, प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर भारतीय अफवाह तंत्र को हिमालयी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में विभाजित किया गया है। उत्पत्ति और आयु में देखें तो आपकी चंबल, सोन और बेतवा, ये तीन नदियां जो हैं ये आपके यानी ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं और ये नदियां आपकी हिमालयी नदियां, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदियां हैं, इनसे भी पुरानी हैं। उत्पत्ति और आयु में इनसे भी काफी पुरानी हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है छठवें का डी वाला, केवल 3, 4 और 5। सातवां प्रश्न है आपका, हिमालयी नदियों द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है? पहला है, ये नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियां, क्षिप्रिकाएं व जलप्रपात भी बनाती हैं। अगला है, ये मैदान में निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां जैसे समतल घाटियों, गोखुर झीलें, बाढ़ग्रस्त मैदान, गुम्फित वाहिकाएं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। देखिए, हिमालयी नदियां
बारहमासी हैं। बारहमासी का मतलब क्या है, इनमें जल की मात्रा कभी कम नहीं होती है, क्योंकि हिमालय में जो बर्फ पिघलने की वजह से ये इनमें साल भर पानी बना रहता है। और इसके अलावा बरसठ की जो मात्रा है वो भी इनके जल को बनाए रखती है, यानी बारिश जो है, बारिश से भी इनको जल मिलता है और हिमालय से पिघलने वाली बर्फ से भी मिलता है। ये नदियां गहरे महाखड्डों से होकर गुजरती हैं और अपने साथ अपने नदी के उद्गम स्रोत से काफी मात्रा में अपरदन भी करती हैं। तो अपरदन से बनने वाली जो आकृतियां होती हैं पर्वतीय मार्ग में, ये सब अपरदन से बनने वाली आकृतियां हैं। कौन कौन सी, जो आप देख रहे हैं, वी आकार की घाटियां, क्षिप्रिकाएं, जलप्रपात, ये अपरदन वाली आकृतियां हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। मैदान में जो आकृतियां बनती हैं, क्योंकि मैदान में आप ये देखेंगे जो नदी का फ्लो होता है वो कम हो जाता है, नदी की जो धारा होती है उसकी स्पीड कम हो जाती है और ऐसे करके नदी, कह सकते हैं उसकी स्पीड जब कम हो जाएगी जल की, तो क्या होगा, निक्षेपण करने लगेगी, अपने साथ जो अवसाद लेकर आई है उनको किनारे पर निक्षेपित करने लगेगी। तो नदी में यानी मैदान में जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां बनती हैं उनमें समतल घाटियां होती हैं, गोखुर झीलें होती हैं, बाढ़ग्रस्त मैदान बनते हैं और गुम्फित वाहिकाएं, और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण ये नदी यानी जो हिमालयी नदियां ये करती हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर एक और दो कथन दोनों ही सही हैं, तो आंसर है आपका सी, यानी एक और दो दोनों। आठवां प्रश्न है आपका, हिमालयी नदियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है यहां की नदियां बारहमासी हैं। अगला है ये नदियां मैदानी क्षेत्र में सर्पाकार मार्ग में बहती हैं और अपना रास्ता बदलती रहती हैं। अगला है हिमालयी नदियों की घाटियां चौड़ी व उथली हैं। देखिए, अगर बात की जाए तो अभी मैंने आपको बताया था कि हिमालय नदियां जो होती हैं बारहमासी होती हैं, क्योंकि इनमें जल की मात्रा साल भर बनी रहती है, कभी कम नहीं होती। उसका रीजन ये है, एक तो इन्हें वर्षा प्राप्त होती है, दूसरी बात क्योंकि ये ज्यादातर जो नदियां, हिमालयी नदियां जो हैं, ये सभी ग्लेशियर से निकल रही हैं, यानी जो हिमनद होती हैं वहां से निकल रही होती हैं, तो बर्फ पिघलने की वजह से इनमें पानी की मात्रा बनी रहती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ये नदियां मैदानी क्षेत्र में सर्पाकार मार्ग में बहती हैं, यानी सर्पाकार का मतलब क्या है, इस तरह से मार्ग में बहती हैं। जो सर्पाकार मार्ग है इस तरह से बहती हैं। इसके बहने का रीजन ये है क्योंकि इनका जो फ्लो है, जैसे मैदान में पहुंचती हैं तो इनका फ्लो मंद हो जाता है, मंद होने की वजह से ये सर्पाकार मार्ग में इस तरह से बहती हैं। और सर्पाकार मार्ग में जब बहती हैं तो ऐसे में आप ये देखेंगे गोखुर झीलें यहीं पर बनती हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। हिमालयी नदियों की घाटियां चौड़ी व उथली हैं। देखिए, ये गलत है। हिमालयी नदियों की घाटियां गहरी हैं, उथली नहीं है बल्कि गहरी हैं, जबकि प्रायद्वीपी जो नदियां हैं इनकी जो घाटियां हैं वो चौड़ी और उथली हैं, क्योंकि प्रायद्वीप जो है कठोर है, जबकि हिमालय क्या है, नवीन है, हिमालय कठोर नहीं है। अभी आपका क्या है, अभी हिमालय का विकास चल रहा है और विकास होने की वजह से हिमालय अभी नवीन अवस्था में है। और हिमालय की जो घाटियां हैं, ये यानी नदियों की जो हिमालयी नदियां हैं वो नदियों की घाटियों को और गहरा और चौड़ा करती जा रही हैं। तो हिमालयी नदियों की घाटियां चौड़ी और उथली नहीं है बल्कि चौड़ी और गहरी हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। आपकी जो प्रायद्वीपी नदियां हैं, प्रायद्वीपी नदियों की जो घाटियां हैं वो चौड़ी हैं और उथली हैं। उनका रीजन ये है कि प्रायद्वीपी नदियों में एक तो पानी नहीं होता है और दूसरी बात यह है कि प्रायद्वीपी नदियां बारहमासी नहीं है, तो इसलिए अपनी घाटी को और ज्यादा गहरा नहीं कर पाई हैं। तो यहां पर आपका पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। केवल बी वाला सत्य है, तो आंसर है बी, केवल एक और दो। नौवां प्रश्न है अब आपका, कोसी नदी के द्वारा बिहार में भारी तबाही मचाई जाती है, इसका प्रमुख कारण है क्या है। कोसी नदी द्वारा पर्वतों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में निक्षेपित करना, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में वनों का कम प्रतिशत, नदी मार्ग में अत्यधिक बांधों का निर्माण, मानव की निर्माण गतिविधियों के कारण। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, यानी सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। और ये नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, इतनी कुख्यात है कि कभी भी अगर आप इस नदी के क्षेत्र में हैं, नदी का जो अपवाद क्षेत्र है, अगर यहाँ पर आप कहीं निवास करते हैं तो आपको पता होगा कि अचानक से इसका पानी आ जाता है, किसी को पता नहीं होता है कब इसका पानी दस्तक दे देगा। तो ये अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात मानी जाती है। ये नदी जो है पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है। इसकी वजह से इसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल देती है और बाढ़ आ जाती है। तो इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है क्योंकि यही इसका कारण है। तो आंसर है 9 का ए वाला। 10वां प्रश्न है आपका, सिंधु नदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है इसका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। भारत में
इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। देखिए, बात की जाए सिंधु नदी तंत्र की, तो सिंधु जो है विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है। इसका जो उद्गम होता है वो तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद है, जिसको सिंगी खम्बान कहते हैं वहां की भाषा में, सिंगी खम्बान, या फिर इसको शेरमुख भी कहा जाता है, सिंगी खम्बान, या फिर इसको शेरमुख भी बोलते हैं। तो वहां से इसका उद्गम होता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सिंधु नदी की जो लंबाई है, टोटल लंबाई है इसकी 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर लंबी है। जबकि भारत में इसकी लंबाई, इंडिया में जो इसकी लंबाई है वो है 1114 किलोमीटर, यानी कि आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। इसकी टोटल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर का पार्ट भारत में पड़ता है, ना कि 2880 का। भारत में हिमालय की जो नदियां हैं इनमें ही सबसे पश्चिमी है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। यहां पर केवल 1 और 3 सही है, तो आंसर है आपका सी, केवल 1 और 3। ये रहा आपका इसका मैप। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये सबसे पश्चिमी है, यानी ये नदी यहां पर आप देख पा रहे हैं, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये रहा आपकी सिंधु नदी रही, और ये सबसे पश्चिमी है, यानी हिमालय की जो अन्य नदियां यहां से देखते हैं, ये पूर्वी हिस्सा है और ये पश्चिमी हिस्सा है। तो पश्चिमी के हिसाब से ये सबसे पश्चिमी नदी है हिमालय की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है आपका, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? पीर पंजाल और जास्कर, लद्दाख और जास्कर, धौलाधर और पीर पंजाल, काराकोरम और लद्दाख। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से आपकी जो सिंधु नदी है ये उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगिट के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। भारत में यह नदी जो है दमचोक के पास एंटर करती है, एक जगह है दमचोक, और पाकिस्तान में यह एंट्री करते समय पाकिस्तान में जगह का नाम है चिल्लस। चिल्लस के निकट ये दर्दिस्तान प्रदेश में एंट्री करती है। यहां पर प्रदेश का नाम है दर्दिस्तान, जहां पर ये पाकिस्तान में एंट्री करती है, जगह का नाम है चिल्लस। तो आपको बड़ा आसान है याद करना, दमचोक में भारत में एंट्री कर रही है और पाकिस्तान में दर्दिस्तान प्रदेश में जा रही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 11 का बी वाला। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदियां सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं? यहां आपको बताना है कौन कौन सी नदियां सुलेमान से निकल रही हैं। गोमल, तोची, नुब्रा, श्योक, बिबुआ। देखिए, सिंधु में दोनों तरफ से, इसके दाईं तरफ से भी और बाईं तरफ से भी, दोनों तरफ से इसमें नदियां आकर मिलती हैं। दाहिने तट पर मिलने वाली नदियों में खुर्रम है, तोची है, गोमल है, यानी खुर्रम एक खुर्रम नदी भी है, तोची है, गोमल है, तोची गोमल ये भी है। इसके अलावा बिबुआ है इसमें, और एक संगर नदी और है। तो ये जो नदियां हैं ये सुलेमान श्रेणी से निकलती हैं, यानी ये लिख दे रहा हूं मैं, ये जो तीनों हैं सुलेमान से निकलती हैं। इसके अलावा और भी नाम मैंने आपको कुछ बताए हैं, जैसे मैंने यहां पर बताया था खुर्रम, खुर्रम बताया था और संगर बताया था, ये भी इसी में ही है। 5 नदियां जो हैं, खुर्रम और संगर, ये 5 जो नदियां हैं ये सुलेमान से निकलती हैं। इनको मिलाकर 3 और 4 जो आपकी हैं, नुब्रा और श्योक, ये देखिए सुलेमान श्रेणी वाली जो नदियां हैं वो दाएं तरफ से आके इसमें मिलती हैं, ये भी बता दे रहा हूं मैं यहां पर, ये दाएं तरफ से आके मिलती हैं, जबकि नुब्रा और श्योक जो हैं ये बाएं तरफ से आके मिलती हैं। नुब्रा, श्योक, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, शिगार, गास्टिंग, द्रास, ये सब बाएं तरफ से आके इसमें मिलती हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 1, 2 और 5, केवल 1, 2 और 5। एक बात और मैं बता दूं, जो सिंधु की सहायक नदियां हैं जो इसमें आकर मिलती हैं, कई बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनको क्रम बनाकर आप याद कर लें। हो सके तो कोई अपना ऐसा सूत्र बना लें जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए, क्योंकि मोस्टली ये पूछी जाती हैं। इसलिए मैं बता दे रहा हूं, आप ये ना समझें कि लाइटली लेकर के छोड़ देंगे, नहीं, इनसे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। 13वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला है, भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर और पंजाब राज्य में बहती है। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए, बात करें भारत की, तो भारत में सिंधु नदी अभी वर्तमान में लद्दाख के लेह से निकलकर जाती है,
जो लेह वाला रीजन है, और लेह अभी आपका एक यानी लद्दाख जो है आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है और लेह उसका एक जिला है, यानी जम्मू कश्मीर में अभी नहीं आ रही है ये, और पंजाब तो दूर दूर तक इसमें नहीं आता है, तो पहला वाला कथन तो गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था भारत में ये दमचोक के पास एंट्री करती है और आपका जो लेह जिला है वो इसी के तट पर स्थित है, सिंधु के तट पर ही स्थित है, यानी लेह जिला से बहती हुई ये आगे निकल जाती है। आगे बोला गया है कि चिनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए ये बिल्कुल सही है, चिनाब नदी जो है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। यह जो है पाकिस्तान में सिंधु नदी प्रवेश करने के बाद जो आपकी पंचनद है, पंचनद का नाम आप जानते होंगे, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये भी बारी बारी से आके इसमें मिल जाती हैं और ये इन सब का जल लेकर सिंधु कराची के पूर्व में अरब सागर में अपने आपका जल गिरा देती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है, यहां पर केवल पहला वाला गलत है, तो आंसर है आपका केवल एक, 13 का ए वाला। 14वां प्रश्न है आपका, सिंधु की विभिन्न सहायक नदियों और उनके उद्गम स्थलों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में नदी है, सूची 2 में उनका उद्गम स्रोत है। झेलम नदी, झेलम नदी जो है ये सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है और ये कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद में जो वेरीनाग झरना है ये वहां से निकलती है, तो यहां पर आपका ए का जो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। रावी की बात कर लेते हैं, रावी जो है हिमाचल प्रदेश की जो कुल्लू पहाड़ियां हैं इसमें रोहतांग दर्रा है, इसके पश्चिम से निकलती है, तो यहां पर रावी का हो जाएगा रोहतांग दर्रे के पश्चिम से। सतलज की बात कर लेते हैं, सतलज नदी की, सतलज के बारे में बोला गया है यहां पर। देखिए सतलज नदी जो है आपकी ये तिब्बत में मानसरोवर के निकट एक जगह है, राक्षसताल या राक्षसताल जिसको कहते हैं, ये वहां से निकलती है। ब्यास तो रहेगी यहां पे, देखिए ब्यास नदी जो है ये रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 14 का डी वाला, यानी कि ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। 15वां प्रश्न है आपका, झेलम नदी के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है, यानी यहां पर गलत कौन सा है। पहला है पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी सोमरीरी झील से बहते हुए एक तंग व गहरे महाखंड से गुजरती है। अगला है पाकिस्तान में झंग के निकट यह चिनाब नदी से मिलती है, यानी पाकिस्तान में जो झंग है तो वहां के निकट ये चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। झेलम नदी की बात अभी मैंने बताई थी कि झेलम नदी कहां पे निकलती है, ये कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद में वेरीनाग झरने से निकलती है, और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये नदी श्रीनगर और वूलर झील से बहते हुए, यानी श्रीनगर की जो वूलर झील है वहां से बहते हुए ये निकलकर आती है, ना कि सोमरीरी से। सोमरीरी झील जो है खारे पानी की झील है और लद्दाख रीजन में पड़ती है ये, तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। पाकिस्तान में ये बोला गया झंग के निकट चिनाब नदी से मिलती है, देखिए ये बिल्कुल सही है, सेकंड वाला कथन यहां बिल्कुल सही है। यहां पर केवल पहला वाला गलत है, तो आंसर होगा आपका 15 का ए, केवल पहला वाला कथन असत्य है। 16वां प्रश्न है आपका, सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम निम्न में से कौन सा है। झेलम चिनाब सतलज रावी, चिनाब झेलम रावी सतलज, झेलम चिनाब रावी सतलज, चिनाब झेलम सतलज रावी। अब देखिए मैप दिखा देता हूं मैं आपको, ये आपका मैप रहा और यहां पर उत्तर से दक्षिण पूछा गया है इस तरह से उत्तर से, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं सबसे ऊपर तो ये आपकी सिंधु नदी है, ये वाली ये सिंधु नदी है। ये जो नदी देख रहे हैं, ये धारा देख रहे हैं, ये आपकी झेलम की धारा है, यानी पहले नंबर पर आपकी झेलम पड़ रही है। इसके बाद झेलम के नीचे आप देखो ना जो है चिनाब नदी है, चिनाब की धारा आ रही है, सेकंड नंबर पर चिनाब पड़ रही है। तीसरे पर अगर आप आए तो यहां पर रावी की धारा आपको देखने को मिलेगी, ये तीसरे नंबर पर आपकी रावी की धारा दिख रही है आपको। चौथे पर आप देखिए वैसे तो यहां पर ब्यास आ जाती है, लेकिन ब्यास आपके ऑप्शन में नहीं है, आप देख पा रहे हैं ब्यास यहां पर ऑप्शन में नहीं है। वैसे चौथे नंबर पर आपकी व्यास आएगी। अगर आपसे अगर पांचों नदियों का नाम क्रम से पूछा जाएगा उत्तर से दक्षिण, तो आप बताएंगे झेलम चिनाब रावी ब्यास और अंत में सतलज आती है, ठीक है। चूंकि यहां पर ब्यास नहीं है नाम, तो चौथे नंबर पर हमारी जो हो जाएगी नदी वो सतलज हो जाएगी उत्तर से दक्षिण में, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला, यानी कि ये आपका आंसर है 16 का सी, झेलम चिनाब रावी और सतलज, ये उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। 17वां प्रश्न है आपका, यह नदी चंद्रा और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट
तांडी में आपस में मिलती हैं, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। उपरोक्त विवरण किस नदी के संबंध में है? ये देखिए चेनाब के संबंध में है, और चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये चंद्र और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है, और ये सरिताएं जो हैं हिमाचल प्रदेश में जो केलांग वाला है रीजन है, तो केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं, और इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल में इसको चंद्रभागा ही कहते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 17 का डी वाला चेनाब। 18वां प्रश्न है अब आपका, रावी नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद सिंधु की किस सहायक नदी में मिल जाती है? चेनाब, झेलम, ब्यास, सतलज। रावी नदी जो है इसका उद्गम, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश की कुल्ली पहाड़ियों, जो कुल्लू पहाड़ियां हैं, कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से ये निकलती है, और राज्य की जो चंबा घाटी है वहां से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और पाकिस्तान में एक जगह है सराय संधू, सराय संधू के नाम से जगह है, तो सराय संधू के निकट ये चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 18 का ए वाला, यानी चेनाब नदी। 19वां प्रश्न है अब आपका, सिंधु नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका यहां पर सत्य है? पहला है सिंधु की सहायक व्यास नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है। अगला है सतलज नदी हिमालय पर्वत श्रेणियों में शिपकीला दर्रे से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। देखिए जो आपकी ब्यास नदी है, ब्यास नदी ब्यासकुंड से निकलती है, रोहतांग दर्रे के निकट ब्यासकुंड से निकलती है, और ये नदी कुल्लू घाटी से गुजरती हुई धौलाधार श्रेणी में काती और लारगी में महाखंड का निर्माण करती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सतलज नदी जो है हिमालय पर्वत श्रेणी में शिपकीला दर्रे से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, और इन दोनों का जो मिलन होता है, यानी कि ब्यास नदी का सतलज नदी का जो मिलन होता है, वो मिलन का नाम, मिलन वाली जगह का नाम है हरके, और हरके पर जहां पर मिलन हो रहा है वहीं पर एक डैम का निर्माण भी कर दिया गया जिसको हरके बैराज के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे कई बार पूछा जाएगा कि सतलज नदी से ब्यास नदी किस स्थान पर आके मिलती है, हरके बैराज के स्थान पर या फिर हरके नामक स्थान पर आकर मिलती है। यानी कि ये पंजाब के मैदान में हरके के पास सतलज नदी में जाके मिल जाती है। तो यहां पर आपका 1 और 2 कथन दोनों ही सही हैं, तो आंसर है 19 का सी वाला, 1 और 2 दोनों। 20वां प्रश्न है आपका, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? रावी नदी पर, सतलज नदी पर, चिनाब नदी पर, झेलम नदी पर। भाखड़ा नागल परियोजना आपके सतलज नदी पर अवस्थित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 20 का बी वाला। 21वां प्रश्न है आपका, गंगा नदी के उद्गम के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है? पहला है यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट सतोपथ हिमनद से निकलती है। अगला है उद्गम स्थान पर यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी का भारत में सांस्कृतिक महत्व भी है। इसके अलावा गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी भी है। इसकी जो टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर लंबाई है इसकी। गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो उत्तराखंड राज्य का उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट सतोपथ ग्लेशियर से नहीं होता है, बल्कि गंगोत्री नाम के ग्लेशियर से होता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सतोपथ से इसकी एक अन्य धारा है अलकनंदा, तो अलकनंदा का उद्गम सतोपथ से होता है। उद्गम स्थान पर यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है? केवल पहला वाला असत्य है, तो आंसर है आपका केवल 1। 22वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। देखिए गंगा का उद्गम मैंने आपको बताया था कि गंगा का जो उद्गम होता है वो इसकी एक धारा जो है गंगोत्री, इसको हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। तो ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है, और इसकी एक दूसरी धारा है जिसके बारे में अभी हम चर्चा की थी, जिसको सतोपथ हिमनद से जो निकलती है अलकनंदा। ये दूसरी जो धारा है ये सतोपथ ग्लेशियर है और यहां से निकल रही है, ये है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा। तो अलकनंदा विष्णुप्रयाग पर जब पहुंचती है तो विष्णुप्रयाग पर अलकनंदा में, अलग लिख दे रहा हूं मैं केवल, धौली गंगा आके ऐड हो जाती है। ध्यान देना, इसमें धौली गंगा ऐड होती है। उसके बाद कर्णप्रयाग पर जब ये पहुंचती है तो कर्णप्रयाग पर इसमें पिंडार नदी आके ऐड हो जाती है, यानी अलक में
एक नदी और है जिसका नाम है पिंडार, पिंडार ऐड होती है। रुद्रप्रयाग पर अलकनंदा आगे बढ़ती है, तो अलकनंदा में रुद्रप्रयाग पर जो नदी आके मिलती है वो मिलती है मंदाकिनी। उसके बाद जब ये इन नदियों का जल अपने साथ ले लेती है, उसके बाद देवप्रयाग में, यानी ये यहां से आगे बढ़ रही है सतोपथ से, और ऐसे करके देवप्रयाग में, यानी ये जो स्थान है देवप्रयाग यहां पे मान लेते हैं, यहां पर कहीं देवप्रयाग है, तो देवप्रयाग में इनका संगम होता है, ये दोनों मिल जाती हैं, और वहां पर इनकी जो सम्मिलित धारा होती है ये गंगा कहलाती है। यहां तक बात क्लियर होगी, यानी यहां से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो ये देवप्रयाग में इनका मिलन होता है, गंगोत्री का, सॉरी भागीरथी का और अलकनंदा का। तो यहां पर आपका सही आंसर है 22 का डी वाला, यानी देवप्रयाग। 23वां प्रश्न है आपका, गंगा नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला है गंगा नदी मध्य या लघु हिमालय को काटकर तंग महाखड्डों से होकर गुजरती है। अगला है गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। पिरमद्वीप के समीप यह नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलने वाली गंगा नदी मध्य और लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखड्डों से गुजरती है। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। हरिद्वार के समीप यह नदी पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो यहां पर सेकंड वाला कथन भी सही है। आगे लिखा गया है पिरमद्वीप के समीप यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए पिरमद्वीप जो है आपका ये खंबात की खाड़ी में स्थित है, ना कि बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में आपका सागर द्वीप है, और सागर द्वीप के निकट ये नदी जो है बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। केवल एक और दो सही है। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, केवल तीसरा वाला असत्य है। तो आंसर है आपका 23 का सी। 24वां प्रश्न है आपका, गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय से नहीं है। घाघरा, रामगंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, शारदा। देखिए गंगा में बाएं तरफ से मिलने वाली सभी नदियां हैं, ये सारी नदियां जो है गंगा में बाएं तरफ से आके मिलती हैं। घाघरा नदी जो है इसका उद्गम नेपाल में मापचा चुंगो हिमनद से होता है, नाम लिख दे रहा हूं मैं, मापचा चुंगो हिमनद है, वहां से होता है। रामगंगा जो है ये गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। जो गढ़वाल की पहाड़ियां हैं, गढ़वाल पहाड़ियां, तो ये वहां से निकलती है, यानी ये नेपाल से नहीं निकलती। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। गंडक नदी की बात कर लें तो गंडक नदी का जो निर्माण है ये दो धाराओं के मिलने से होता है। एक काली गंडक है, काली के नाम से काली गंडक, और दूसरी इसकी जो धारा है उसका नाम है त्रिशूल गंगा। तो ये इनके मिलने से ये आपकी बनती है। कोसी नदी, कोसी नदी का जो उद्गम है ये पूर्वती नदी है, और इसका स्रोत माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, और वहां से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। वहां से इसकी मुख्य धारा कौन सी है, अरुण नाम की इसकी एक मुख्य धारा है, वो निकलती है। महानंदा की बात कर लेते हैं। देखिए महानंदा नदी जो है ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। तो यहां पर आपका पांचवा भी गलत हो जाएगा। शारदा की बात कर लेते हैं। शारदा नदी या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलान हिमनद पड़ता है, एक ग्लेशियर है मिलान के नाम से, तो मिलान ग्लेशियर से निकल रही है, मिलान हिमनद से ये निकलती है। यहां पर आपका 2 और 5 यानी कि रामगंगा और महानंदा नदी जो है ये नेपाल से नहीं निकल रही है। बाद बाकी आपकी घाघरा, गंडक, कोसी, शारदा ये चारों जो है नेपाल से निकल रही हैं। तो यहां पर यही पूछा गया है कि किन नदियों का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय से नहीं है। रामगंगा और महानंदा का नहीं है, तो आंसर होगा 24 का बी वाला, केवल 2 और 5। 25वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला है महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। देखिए पहला वाला जो कथन है गलत हो जाएगा। सोन नदी नहीं बल्कि यमुना नदी जो है
ये गंगा की पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है, यानी पश्चिमी ओर से और सबसे लंबी सहायक नदी गंगा की यमुना नदी ही है। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहां बिल्कुल सही है। महानंदा नदी, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था कि दार्जिलिंग की ये पहाड़ियों से निकलती है, ये बाएं तरफ से मिलने वाली आखिरी नदी है। महानदी गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। कई बार ये पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है, तो आपको याद रखना है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 25 का बी वाला, केवल सेकंड। 26वां प्रश्न है आपका, यमुना नदी के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद है, जो हिमालय में बंदरपुछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर स्थित है। बनारस में इसका गंगा से संगम होता है। देखिए, यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद है, जो हिमालय में बंदरपुछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर स्थित है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। और ये बनारस में नहीं बल्कि प्रयाग में, यानी जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे, प्रयाग में गंगा से इसका संगम होता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत है, केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है 26 का ए, केवल एक। 27वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से यमुना की कौन सी सहायक नदियां इसमें दाहिने तट पर मिलती हैं। देखिए, यमुना में भी बहुत सी ऐसी नदियां हैं जिसके दाहिने तट से कुछ नदियां बाएं तट से मिलती हैं। तो आपको बताना है दाहिने तट से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं। सिंध, चंबल, वरुणा, केन, हिंडन। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, ये जो दाहिने तरफ की जो इसकी नदियां हैं, दाहिने तरफ की जो नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां हैं। तो इनमें आपका सिंध आ जाती है, यानी चंबल आ जाती है इसमें, यानी चंबल, सिंध। इसके अलावा बेतवा नहीं लिखी है मैंने, बेतवा आ जाती है इसमें। बेतवा के अलावा यहां पर केन और आ जाती है, यानी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चारों जो है प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं और इसमें दाहिने तट से इसमें मिलती हैं। वहीं इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियों में, यानी जो बाएं तट की जो नदियां हैं, तो बाएं तट की नदियों में वरुणा है आपकी, हिंडन है आपकी, इसमें एक रिंग है, रिंग करके एक नदी है, और दूसरी नदी जो है सेंगर है। तो ये जो चार नदियां, ये बाएं तरफ की नदियां हैं और चार ये हैं प्रायद्वीप से निकलने वाली हैं और दाहिने तट से आकर मिलती हैं। तो यहां पर सही पूछा गया है तो है 1, 2 और 4 सही है। तो आंसर है आपका यहां पर 27 का सी, केवल 1, 2 और 4। 28वां प्रश्न है आपका, चंबल नदी के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है चंबल नदी राजस्थान में कोटा के निकट अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड कहा जाता है। देखिए, चंबल नदी राजस्थान में नहीं निकलती है, बल्कि चंबल नदी जो है एमपी यानी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है। यानी मध्य प्रदेश में जो मालवा का पठार है, तो मालवा के पठार में ये महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखड्ड से बढ़ती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है। और कोटा में इस पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। कोटा में इस पर गांधी सागर डैम बनाया गया है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। चंबल जो है अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। इसको चंबल खड्ड कहा जाता है। इसके बारे में आप जानते हैं, भिंड, मुरैना, चंबल ये इसी के रीजन में आते हैं और यहां पर उत्खात भूमि आपको देखने को मिल जाती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आंसर है आपका बी, केवल सेकंड। 29वां प्रश्न है आपका, गंडक नदी के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है गंडक नदी 2 धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। अगला है यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है। बिहार के मधुबनी जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है। गंडक पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जा मिलती है। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। गंडक नदी 2 धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। अगला वाला भी सही है। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। सी वाला कथन आपका गलत है। बिहार के मधुबनी में नहीं बल्कि बिहार के चंपारण जिले में, बिहार के चंपारण जिले में यह
गंगा मैदान में प्रवेश करती है। तो आपका सी वाला कथन गलत हो जाएगा। और इसके अलावा ये जो नदी है ये पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जा मिलती है। तो यहां पर आपका जो गलत वाला आंसर है वो है सी वाला। 30वां प्रश्न है अब आपका, घाघरा नदी के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। पहला है घाघरा नदी चेमा युंगदुंग हिमनद से निकलती है। तिला, सेती व बेरी इसकी सहायक नदियां हैं। अगला है शारदा नदी इससे मैदान में मिलती है। और अंततः छपरा में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। देखिए घाघरा नदी चेमा युंगदुंग हिमनद से नहीं निकलती है बल्कि मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ये मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। तो यहां पर आपका पहला वाला जो है ये गलत हो जाएगा। तिला, सेती और बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत यह सीसा पानी में एक गहरे महाखंड का निर्माण करती है और पर्वत से बाहर निकलती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। शारदा नदी यानी जिसको काली या काली गंगा कहते हैं इससे मैदान में मिलती है और अंत में ये छपरा में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला भी सही है। केवल पहला वाला कथन असत्य है। तो आंसर है आपका ए, केवल एक। चेमा युंगदुंग हिमनद से आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर निकलती है। 31वां प्रश्न है अब आपका, कोसी नदी के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है इसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है जहां से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। अगला है नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद अरुण नदी में पश्चिम से सोन कोसी और पूर्व से तमुर कोसी मिलकर यह सप्त कोसी बनाती है। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है और इसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है जहां से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। तो आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से सोन कोसी और पूर्व से तमुर कोसी मिलती है और अरुण नदी से मिलकर ये सप्त कोसी बनाती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका एक और दो दोनों ही सही है। तो आंसर है आपका सी, यानी एक और दो दोनों। 32वां प्रश्न है अब आपका, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, कन्नौज। रामगंगा नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है और एक छोटी नदी है। ये जो है बिजनौर में नजीबाबाद के पास ये यूपी में एंटर करती है और उसके बाद कन्नौज में यानी कन्नौज के निकट ये गंगा नदी में विलीन हो जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 32 का डी वाला। 33वां प्रश्न है अब आपका, बराकर नदी किस नदी की मुख्य सहायक नदी है। कोसी, दामोदर, शारदा, महानंदा। बराकर नदी जो है ये दामोदर की सहायक नदी है और दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे से बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई ये हुगली नदी में मिल जाती है। यानी दामोदर जो है हुगली नदी की एक सहायक नदी है और बराकर इसकी एक मुख्य सहायक नदी है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 33 का बी वाला। 34वां प्रश्न है अब आपका, शारदा या सरयू नदी के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर असत्य है, यानी गलत कौन सा है। पहला है इसका उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद में है जहां इसे शिव गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला है यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई जहां इसे काली या चायक कहा जाता है घाघरा नदी में मिल जाती है। देखिए आपका पहला वाला कथन आधा सही है आधा गलत है। इसका उद्गम जो होता है वो नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से होता है। वहां पर इसे शिवगंगा नहीं कहते हैं बल्कि इसको गौरी गंगा कहते हैं। ध्यान देना, वहां पर शिवगंगा के नाम से नहीं बल्कि इसको गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है आधा सही है आधा गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो नदी है ये भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई वहां पर इसको काली या चायक कहा जाता है और बाद में ये घाघरा नदी में मिल जाती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन असत्य है। तो आंसर है आपका 34 का ए, केवल एक। 35वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदियां हैं। गंडक, रामगंगा, सोन, वेनगंगा। देखिए यहां पर गंडक, रामगंगा, सोन ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं, जबकि वेनगंगा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। ये गोदावरी की सहायक नदी है। गंडक और रामगंगा के बारे में आप अभी पढ़ चुके हैं। सोन नदी गंगा की एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण की ओर से आकर इसमें मिलती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है केवल 1, 2 और 3, 35 का सी। 36वां प्रश्न है अब आपका,
इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगदुंग हिमनद से है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती हुई नामचावरवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करती है। उपरोक्त विवरण किस नदी के संदर्भ में है? देखिए, हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी में जो चेमा युंगदुंग ग्लेशियर है, ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर का ऑरिजिन है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलकर पूर्व दिशा में ये बहती है। उसके बाद नामचावरवा शिखर के पास ये एक अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा यू टर्न लेती है और यांग्याप दर्रे से ये भारत में एंटर कर जाती है। एक दर्रा है यांग्याप दर्रा, तो यांग्याप दर्रे से ये भारत में एंटर करती है। कई बार ये नाम पूछ लिया जाता है। तिब्बत में इसका जो नाम है वो है सांगपो। तिब्बत में वहां पर इसको सांगपो कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 36 का ए वाला ब्रह्मपुत्र। 37वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? रागो सांगपो, दिबांग, लोहित, मानस। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में सुबनसिरी, तीस्ता, मानस, दिहांग, दिबांग, रागो सांगपो, लोहित, कामेंग आदि इसमें शामिल हैं। रागो सांगपो जो है ये तिब्बत में निकलती है, तिब्बत की नदी है और ये तिब्बत में ही इसके दाहिने तट से आकर इसमें मिल जाती है, यानी दाहिने तट पर, इसके दाएं तट पर ये मिल जाती है। तो यहां पर आपका रागो सांगपो इसमें शामिल है। उसके बाद, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, उसके बाद इसमें रागो सांगपो नदी आके मिल जाती है। फिर ये नदी आगे बढ़ती है और हिमालय के गिरिपाद में ये सिसंग या दिसंग के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करने के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा से बहते हुए इसमें बाएं तट पर इसकी एक प्रमुख सहायक नदियों में दिबांग या सिकांग जिसको कहते हैं ये मिलती है और फिर लोहित मिलती है। मानस नदी इसके दाएं तट से, भारत में इसके दाएं तट से आकर इसमें मिलने वाली नदी है। तो यहां पर आपके चारों ही जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सही है। तो आंसर है आपका 37 का डी, यानी उपरोक्त सभी। 38वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां ब्रह्मपुत्र में दाहिने तट पर मिलती हैं? दिहंग, धनसरी, तीस्ता, कामेक, संकोस। देखिए, इसमें बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियों में दिहंग, धनसरी, दिबांग और लोहित, इनके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। ये दिहंग और धनसरी जो हैं ये बाएं तट की नदियां हैं। इसके अलावा तीस्ता नदी जो है, तीस्ता बांग्लादेश में आकर इससे मिलती है, यानी बांग्लादेश में जब ये एंटर कर जाती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, इसको फिर वहां पर जमुना के नाम से जाना जाता है और तीस्ता नदी वहां पर इसमें दाएं तट से आकर मिलती है। कामेग और संकोस, ये दोनों नदियां जो हैं ये भी दाएं तट से आकर मिलने वाली इसकी नदियां हैं, यानी इसकी दाएं तट की नदियों में सुबनसिरी है, कामेग है, मानस है, संकोस है और तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी इससे बांग्लादेश में दाएं तट पर आके मिलती है। तो यहां पर आपके 3, 4, 5 नदियां जो है दाएं तट की नदियां हैं इसकी। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 38 का बी, केवल 3, 4 और 5। 39वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? पहला है, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जमुना कहलाती है और पद्मा नदी के साथ मिलकर इसकी संयुक्त धारा पद्मा ही कहलाती है। देखिए, गंगा नदी पूर्व दिशा में बहते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का तक ही बहती है। ध्यान देना, ये पश्चिम बंगाल के फरक्का, और फरक्का पर ये 2 धाराओं में डिवाइड हो जाती है। एक धारा इसकी हुगली के नाम से जानी जाती है और दूसरी वाली जो धारा है इसकी ये जानी जाती है भागीरथी के नाम से, जो कि आपकी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और जो भागीरथी बांग्लादेश में प्रवेश करती है वहां पर इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम भी चेंज हो जाता है, वहां पर इसको जमुना कहा जाता है। और पद्मा नदी के साथ जब आपकी जमुना मिलती है तो इनकी जो संयुक्त धारा बनती है उसको पद्मा कहते हैं। और पद्मा के रूप में जब धारा आगे बढ़ती है तभी इसमें एक नदी आकर और मिलती है, उसका नाम है मेघना। और मेघना नदी मिलने के बाद दोनों का संयुक्त जल मेघना नाम से ही जाना जाता है। और अंततः बंगाल की खाड़ी में ये नदी मेघना के नाम से ही विसर्जित होती है। आपसे कई बार पूछा गया है, कई बार आता भी है प्रश्न कि बंगाल की जो खाड़ी में जो आपकी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर जब गिरती हैं तो इनका अंततः नाम क्या होता है? मेघना होता है, मेघना के नाम से जानी जाती है।
तो यहां पर आपका 1 और 2 कथन दोनों ही सही हैं, तो आंसर है आपका सी, यानी 1 और 2 दोनों। 40वां प्रश्न है अब आपका, भारत में अपवाह क्षेत्र के आधार पर नदियों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। देखिए भारत में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र आपका गंगा नदी का है, यानी सबसे पहले नंबर पर आपकी जो आती है गंगा नदी आती है। उसके उपरांत गंगा के बाद जो नदी आती है वो आती है फिर सिंधु नदी आती है, यानी पहले नंबर पर आपकी गंगा आती है, सेकंड पर आपकी सिंधु आ जाती है, थर्ड नंबर पर जो नदी आती है वो आती है गोदावरी, और चौथे पर आपकी आती है ब्रह्मपुत्रा। तो यहां पर आपका सही आंसर जो होगा वो होगा 3-1, 3-1, 4-2। तो यहां पर 40 का आंसर है आपका डी वाला, यानी 3-1, 4-2 ये आपका सही क्रम है। 41वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन में कहा गया है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है, कारण प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ावस्था में हैं और इन नदियों की घाटी चौड़ी तथा उथली हुई है। देखिए कथन बिल्कुल सही है, प्रायद्वीप अपवाह तंत्र है ये हिमालय से पुराना है, यहाँ की सारी नदियां हिमालय से काफी पुरानी हैं और ये नदियां अपनी प्रौढ़ावस्था में है। प्रौढ़ावस्था का मतलब ये होता है कि ये जो है अपनी घाटियों को अब और ज्यादा गहरा नहीं कर पा रही हैं, जबकि हिमालय की नदियां जो है अपनी युवावस्था में है, इस वजह से वो अपनी घाटियों को और ज्यादा गहरा कर रही हैं। तो इस वजह से यहां पर आप देखेंगे इनकी घाटी चौड़ी है और उथली है, यानी हिमालय की नदियों की तुलना में ये घाटी चौड़ी है और उथली है, यानी कि ज्यादा गहरी नहीं है। तो यहां पर कथन और कारण दोनों ही सही हैं, तो आंसर है ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 42वां प्रश्न है आपका, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न में से कौन सी नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, तापी, चंबल। प्रायद्वीपीय भारत की आपकी 2 नदियां, एक तो नर्मदा और दूसरी है तापी, ये भ्रंश घाटी में बहते हुए अपना जल अरब सागर में आके गिराती हैं, यानी ये अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ये अपवाद हैं, तो यहां पर 1 और 2 और 5 गलत है, केवल 3 और 4 सही है। तो आंसर है आपका 42 का भी केवल 3 और 4 सही है, क्योंकि ये नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। 43वां प्रश्न है आपका, प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? पहला है प्रायद्वीपीय नदियां अपना मार्ग बदलती रहती हैं। अगला है ये नदियां विसर्पों का निर्माण करती हैं। अगला है प्रायद्वीपीय नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। देखिए प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में अभी हमने जाना था कि ये प्रौढ़ावस्था में है, और प्रौढ़ावस्था में होने की वजह से ये क्या है, अपर्दन और निक्षेपण नहीं करती हैं। जब नदी अपर्दन कर लाती है, अपने ऊपरी भाग से अपर्दन करके अवसादों को अपने साथ लाती है और अपने मार्ग में उसका निक्षेपण कर देती है, तो उससे क्या हो जाता है, नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और नदी अपना रास्ता बदल लेती है। क्योंकि ये प्रौढ़ावस्था में है, प्रौढ़ावस्था में होने की वजह से ये अपर्दन नहीं करती हैं और ना ही बहुत ज्यादा निक्षेपण करती हैं, तो इसलिए इनका मार्ग नहीं बदलता है, यानी कि प्रायद्वीपीय नदियां एक सुनिश्चित मार्ग में चलती हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि ये अपना मार्ग बदलती रहती हैं। नहीं, हिमालय की नदियां अपना मार्ग बदलती रहती हैं। अब चूंकि ये सुनिश्चित मार्ग में चलती हैं, तो यहां पर विसर्पों का निर्माण नहीं होता है। विसर्पों का मतलब इस तरह के जो विसर्प हैं वो भी यहां पर नहीं बनते हैं, तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। हिमालय की नदियां जो है ये विसर्पों का निर्माण करती हैं। इसका एक रीजन और भी है, क्योंकि मैदानी भाग की तुलना में जो आपका प्रायद्वीपीय खंड है ये काफी कठोर सैलों का बना हुआ है, इसलिए यहां पर विसर्प बन पाना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से यहां की नदियां विसर्पों का निर्माण नहीं कर पाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये बिल्कुल सही है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इसके एग्जाम्पल हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। छोटी होने का रीजन ये है क्योंकि ये नदियां पूरी तरह से वर्षा जल पर निर्भर हैं, इनका कोई स्रोत हिमानी या हिमनद नहीं है। तो यहां पर आपका चौथा वाला कथन बिल्कुल सही है। यहां पर केवल 3 और 4 कथन सही है, तो आंसर है आपका सी, केवल 3 और 4। 44वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? पहला है पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। अगला है प्रायद्वीपीय के उत्तरी भाग से निकलने वाली नदियां गंगा नदी तंत्र के अंग हैं। देखिए यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जो आपका पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट आपके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां
और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बीच एक विभाजक की भूमिका निभाता है, एक जल विभाजक की भूमिका निभाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। आगे बोला गया है कि प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली जो नदियां हैं ये गंगा नदी तंत्र के अंग हैं। उत्तरी भाग से निकलने वाली नदियों में इसकी चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन और सोन नदियां हैं, ये सभी गंगा नदी तंत्र के अंग हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर एक और दो कथन दोनों ही सही हैं, तो आंसर होगा 44 का सी, यानी एक और दो दोनों। 45वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं? ताप्ती, साबरमती, वैगेई, पेरियार, शरावती। देखिए यहां पर ताप्ती नदी जो है ये गुजरात की प्रमुख नदी है और ये नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है। तो ताप्ती यहां पर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। साबरमती भी गुजरात की नदी है, साबरमती माही। साबरमती के किनारे गुजरात का एक प्रमुख शहर अहमदाबाद स्थित है। वैगेई नदी जो है ये तमिलनाडु की नदी है। तमिलनाडु में ये पूर्व की ओर बहती है और अपना जल जो है ये हिंद सागर में जाकर गिरा देती है, हिंद महासागर में अपना जल ये गिराती है। पेरियार नदी जो है ये केरल की नदी है, ये भी अपना जल पश्चिम की ओर करती है, यानी अरब सागर में गिराती है। शरावती नदी कर्नाटक की नदी है, ये अपना जल कहां पर, ये भी आपका पश्चिम की ओर अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 1, 2, 4 और 5। तो 45 का आंसर होगा आपका डी, केवल 1, 2, 4 और 5। 46वां प्रश्न है आपका, प्रायद्वीपीय नदियों एवं उनके उद्गम स्थलों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में नदी है, सूची 2 में उनका उद्गम स्रोत है। तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं से होता है। गोदावरी की बात कर लेते हैं। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और यह पश्चिमी घाट के त्रयंबकेश्वर गांव नासिक से निकलती है, यानी कि ये त्रयंबकेश्वर नासिक से निकलती है। कृष्णा की बात कर लेते हैं। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट ये निकलती है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो यहां पर आपका 46 का आंसर होगा आपका ए वाला, यानी कि ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो आंसर है यहां पर 46 का ए। 47वां प्रश्न है आपका, महानदी की अपवाह द्रोणी निम्न में से कौन से राज्य में विस्तृत नहीं है, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा। देखिए महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट, छत्तीसगढ़ का जिला है रायपुर और इसके निकट सिहावा से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है और ओडिशा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। इसकी जो टोटल लंबाई है 851 किलोमीटर है। इस नदी के अपवाह द्रोणी का 53% एमपी और छत्तीसगढ़ में आता है और बाद बाकी 47% आपका ओडिशा में आता है। इसमें महाराष्ट्र नहीं है, यानी महानदी की अपवाह द्रोणी में महाराष्ट्र राज्य में यह विस्तृत नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 47 का बी वाला। 48वां प्रश्न है आपका, गोदावरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला है इसका जल ग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में पड़ता है। अगला है इसकी मुख्य सहायक नदियों में पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा हैं। देखिए बात करें आपकी गोदावरी नदी की, तो गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है और इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में भी हम जान चुके हैं। महाराष्ट्र में यह नासिक जिले से निकलती है और अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियां जो हैं ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती हैं। टोटल लंबाई जो है इसकी 1465 किलोमीटर है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में पड़ता है। देखिए ये गलत है। इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है इसका 49% भाग महाराष्ट्र में है, बाद बाकी 20% भाग एमपी और छत्तीसगढ़ में है और जो बचा हुआ हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश में है।
ना कि तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये नहीं पहुंचती है, तो यहां पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। इसकी मुख्य सहायक नदियों में आपका पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरी शामिल हैं। इसके अलावा पूर्णा, वर्धरा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, ये सभी इसी की सहायक नदियां हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है, यानी 1 और 3 सही है, तो आंसर है आपका यहां पर केवल 1 और 3। 49वां प्रश्न है आपका, कृष्णा नदी के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है काबिनी, भवानी और अमरावती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे है इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। देखिए, बात करें यहां पर कृष्णा नदी की, तो यहां पर इसकी जो सहायक नदियां लिखी गई हैं ये इसकी सहायक नदियां नहीं हैं, ये सभी जो है कावेरी की सहायक नदियां हैं। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी जो आपके सामने नदियां बताई गई हैं ये कावेरी की सहायक नदियां हैं, यानी काबिनी, भवानी और अमरावती ये कावेरी की सहायक नदियां हैं, ना कि कृष्णा की। कृष्णा की सहायक नदियों में आपकी जो नदियां शामिल हैं उनमें कोयना है, तुंगभद्रा है, भीमा है। यानी कोयना, तुंगभद्रा, भीमा ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। यानी मैं नाम लिख दे रहा हूं, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा, ये 3 प्रमुख हैं। तो यहां पर पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। इस नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। कुल जलग्रहण क्षेत्र का 27% भाग इसका महाराष्ट्र में, 27% महाराष्ट्र में है। इसके बाद 44% कर्नाटक में है। बाद बाकी 29% आंध्र और तेलंगाना में है। 29% जो है आंध्र और तेलंगाना में है। तो यहां पर आपका केवल सेकंड वाला सही है, तो आंसर है 49 का बी वाला, केवल सेकंड। 50वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन में कहा गया है कावेरी नदी प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ लगभग पूरा साल बहती है। कारण क्या है? इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून यानी गर्मी वाले मानसून से और निम्न क्षेत्रों में लौटता हुआ जो मानसून है उत्तर पूर्वी मानसून, इससे वर्षा होती है। देखिए, कथन बिल्कुल सही है। प्रायद्वीप की जो नदियां हैं वो 12 मासी नहीं है, केवल कावेरी को छोड़कर। कावेरी एकमात्र ऐसी नदी है प्रायद्वीप की जो कि 12 मासी यानी साल के 12 महीने बहती है। उसका रीजन ये है क्योंकि इसको दोनों ही जो आपके मानसून है, एक तो आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून है जो कि गर्मी के सीजन में आता है, उससे भी पानी मिलता है, और लौटते हुए मानसून से जो अक्टूबर नवंबर में वर्षा होती है उससे भी इसको पानी मिलता है। तो इस वजह से इसमें पूरी साल पानी बना रहता है। तो यहां पर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो 50 का आंसर होगा यहां पर ए वाला। 51वां प्रश्न है आपका, यह नदी दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड्ड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। उपरोक्त कथन किस नदी से संबंधित है? ताप्ती, लूनी, नर्मदा, मांडवी। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार से निकलती है, दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य या भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड्ड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। इसकी जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर है, और यह अपना जल अरब सागर में गिराती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 51 का सी वाला। 52वां प्रश्न है आपका, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई को घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। देखिए, नर्मदा की लंबाई अभी मैंने बताई है, कितना है? 1312 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई मैंने बताई है 1465 किलोमीटर। ये सारे इनपुट आपकी किताब से लिए जा रहे हैं, ठीक है। कृष्णा की जो लंबाई है आपकी ये है 1400 किलोमीटर, 1401 किलोमीटर है, सॉरी। और कावेरी की आपकी किताब में 800 किलोमीटर बताई गई है। तो यहां पर आप कर लीजिए, आपका 52 का आंसर होगा यहां पर डी वाला, यानी सेकंड। उसके बाद आपका आएगा थर्ड वाला, पहला, चौथा। सबसे बड़ा आपका गोदावरी है, गोदावरी के बाद आपकी जो है कृष्णा आएगी, कृष्णा के बाद आपकी नर्मदा, और नर्मदा के बाद चौथे नंबर पर कावेरी आएगी। तो आंसर है 52 का बी वाला। 53वां प्रश्न है अब आपका, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? साबरमती नदी पर, नर्मदा नदी पर, सतलज नदी पर, महानदी पर।
सरदार सरोवर परियोजना जो है आपकी ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 53 का बी वाला। 54वां प्रश्न है अब आपका, तापी नदी का अपवाह क्षेत्र निम्न में से कौन से राज्य में नहीं है? राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र। तापी पश्चिम दिशा में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है और ये एमपी में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। इसकी टोटल लंबाई जो है 724 किलोमीटर है नदी की लंबाई। इसके अपवाह क्षेत्र में 79% 79% इसका जो है ये महाराष्ट्र में है। इसके बाद 15% भाग इसका एमपी में पड़ता है, 6% भाग इसका गुजरात में है। ये राजस्थान तक नहीं जाती है। तो यहां पर सही आंसर होगा 54 का ए वाला। 55वां प्रश्न है आपका, लूनी नदी के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है। गोविंदगढ़ के निकट दोनों धाराओं के आपस में मिलने से यह नदी लूनी कहलाती है। तलवाड़ा के तट तक यह पश्चिम दिशा में बहती है और तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में जा मिलती है। देखिए, ये जो नदी है ये पुष्कर के समीप दो धाराएं हैं इसकी, सरस्वती और सागरमती, इनके रूप में उत्पन्न होती है। और ये दोनों जो धाराएं हैं ये गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती हैं। तो पहला वाला कथन यह बिल्कुल सही है, गोविंदगढ़ के निकट ये दोनों धाराएं आपस में मिल जाती हैं और मिलने के उपरांत ये नदी जो है अरावली की पहाड़ियों से बाहर निकलती है। वहां पर इसको लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। तलवाड़ा तक ये पश्चिम दिशा में बहती है और उसके बाद ये दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में जाके मिल जाती है। यानी कि ये नदी के मुहाने तक नहीं पहुंच पाती, समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है ये, और ये कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है। यानी ये संपूर्ण नदी तंत्र जो है अल्पकालिक है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहां पर 1, 2, 3 और कथन सही है। तो आंसर है आपका डी, यानी उपरोक्त सभी। 56वां प्रश्न है आपका, अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। देखिए, कावेरी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिसमें आपकी हेमावती, लोकापावनी, हिरांगी, शिमसा और अर्कावती इस पर बाएं तट से आकर मिलती हैं। वहीं लक्ष्मणतीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती, ये सब कावेरी में दाएं तट से आकर मिलती हैं। तो ये सभी नदियां जो हैं कावेरी की सहायक नदियां हैं। तो यहां पर 56 का आंसर होगा आपका सी वाला। 57वां प्रश्न है अब आपका, अपवाह क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार प्रायद्वीपी नदियों का कौन सा क्रम सही है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, कावेरी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी। क्योंकि यहां पे घटता हुआ क्रम पूछा है, यानी यहां पर पूछा गया किसका जो है अपवाह क्षेत्र ज्यादा है और फिर उसका किसका कम है, ये पूछा गया है। तो यहां पर आपका आंसर है आपका बी वाला। सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र जो है गोदावरी का है, उसके बाद कृष्णा का है, उसके बाद महानदी का है और उसके बाद फिर कावेरी का नंबर आता है। चाहे आप इसको अगर ऐसे कंपेयर करना चाहें, जैसे कितनी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करें, तो भी आपको आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि गोदावरी सबसे बड़ी है, उससे छोटी कृष्णा है, उससे छोटी महानदी है, उससे छोटी कावेरी है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 57 का सेकंड वाला, यानी कि 2। 58वां प्रश्न है अब आपका, सेतरूनी जी, भादर और ढाढर नदी का संबंध किस राज्य से है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। देखिए, ये सब नदियां अरब सागर की ओर बहने वाली छोटी छोटी नदियां हैं और ये तीनों ही नदियों का संबंध जो है गुजरात राज्य से है। तो यहां पर 58 का आंसर होगा ए वाला। सेतरूनी जी जो है अमरेली जिले में डल कहावा से निकलती है। भादर नदी, देखिए आपकी किताब में बाई मिस्टेक भद्रा लिख गया है। भद्रा जो है ये कर्नाटक की नदी है, जबकि इसका सही नाम भादर है। जब मैंने इसका अंग्रेजी वाली जो वर्जन है किताब का वो देखा तो वहां पे पता चला ये भादर नदी है, भद्रा नहीं है। तो भादर का जो उद्गम होता है राजकोट जिले में अनियाली गांव के निकट से निकलती है। ढाढर नदी जो है पंचमहल जिले के घंटार गांव से निकलती है। तो यहां पर सही आंसर है आपका 58 का ए वाला। 59वां प्रश्न है आपका, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों एवं उनके उद्गम स्थलों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में नदी है, सूची 2 में उनके उद्गम स्रोत हैं। आपको बताना है कौन सी कहां से निकल रही है। सबसे पहले बात होती है वैतरणा नदी। वैतरणा नदी नासिक जिले में
त्रिम्बक पहाड़ियों से निकलती है। तो यहां पर आपका ए का हो जाएगा दूसरा। अगली नदी आ जाती है कालिंदी नदी। देखिए कालिंदी नदी बेलगांव जिले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है, यानी ये बेलगांव जिले से निकलती है। बेदती नदी, बेदती नदी जो है ये आपकी कर्नाटक की नदी है और ये हुबली यानी धारवाड़ से निकलती है। शरावती नदी, शरावती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली एक प्रमुख कर्नाटक की नदी है और यह नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 59 का डी वाला, यानी ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो आंसर है आपका 59 का डी। 60वां प्रश्न है आपका, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती, जुआरी, मांडवी, स्वर्णरेखा। देखिए दूध सागर जल जो आपका जलप्रपात है ये गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 60 का सी वाला। शरावती पर जोग जलप्रपात या जिसको गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं यह स्थित है। वहीं आपका जो जुआरी नदी है ये भी आपकी गोवा की नदी है, यानी जुआरी और मांडवी ये दोनों ही गोवा की नदियां हैं, ये बात आप जानते होंगे। यानी ये तीनों नदियां आपकी जो है ये अरब सागर में जल गिराती हैं, जबकि स्वर्णरेखा नदी जो है आपकी ये बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। तो यहां पर आपका 60 का सही आंसर है आपका सी वाला। 61वां प्रश्न है आपका, भारत में नदियों की भाव प्रवृत्ति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला है नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों के बहाव की प्रवृत्ति केवल हिमनदों के पिघलने की मात्रा के द्वारा नियंत्रित होती है। अगला है दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है। देखिए पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है। उत्तर भारत की जो नदियां हैं, यानी उत्तर भारत की जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, ये 12 मासी हैं, क्योंकि ये अपना जल बर्फ पिघलने से और वर्षा प्राप्त होने से प्राप्त करती हैं। यहां पर लिखा है केवल हिमनदों से, और मैंने आपको कई बार बताया यहां पर केवल शब्द आ जाता है, वो स्टेटमेंट की कठोरता को बढ़ा देता है कि हम ये बात स्ट्रिक्टली कह रहे हैं। तो केवल हिमनदों से नहीं निकलती हैं ये नदियां, बल्कि इनको जल हिमनदों से तो मिलता ही मिलता है, साथ में वर्षा से भी इसका जल मिलता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनकी जो भाव की प्रवृत्ति है वो केवल वर्षा के द्वारा नियंत्रित होती है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। केवल 1 और 3 कथन सही है। यहां पे पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, केवल सेकंड वाला असत्य है। तो आंसर है आपका यहां पर 61 का बी वाला। 62वां प्रश्न है आपका, गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह वर्ष के किस महीने में होता है? जनवरी से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से जनवरी, वर्ष भर एक समान जल प्रवाह रहता है। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की अवधि के दौरान होता है, और वहीं अधिकतम प्रवाह जो होता है वो अगस्त और सितंबर के बीच में होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि जब बर्फ पिघलने लगती है तो बर्फ पिघलने की वजह से ऊपर से यहाँ पे मानसून भी आ जाता है, यानी बर्फ भी पिघल रही होती है और उधर से मानसून भी आ जाता है। तो इस वजह से गंगा का जलस्तर या गंगा नदी का जो प्रवाह है बढ़ जाता है। अब देखिए ये प्रश्न आपकी अभ्यास प्रश्नावली से है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती थी? गंडक, कोसी, सोन, दामोदर। देखिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। फिलहाल में तो इस पर दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की स्थापना हो चुकी है और बाढ़ पर नियंत्रण लगभग पाया जा चुका है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 63 का घा वाला। 64वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कृष्णा। गंगा नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है। तो यहां पर आपका 64 का आंसर होगा गा वाला। देखिए ये घा आएगा यहां पर, ठीक है। तो आंसर है आपका 64 का गा वाला। 65वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? रावी, सिंधु, चिनाब, झेलम। देखिए पंचनद में कौन कौन सी आती हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ब्यास और इधर सतलज भी इसमें आ जाती है, और ये सभी जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो सिंधु इस पंचनद में काउंट नहीं की जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 65 का खा वाला, यानी सिंधु नदी पंचनद में शामिल नहीं है।
66वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? सोन, यमुना, नर्मदा, लूनी। नर्मदा नदी जो है आपकी ये भ्रंश घाटी में बहती है, तो यहां पर आपका 66 का आंसर है गा वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।